तो बच्चों देखो, ये बोहर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। उनके लिए भी है जो केवल, पहले तो आपको पता था किसके लिए थी बोहर थ्योरी, हाइड्रोजन के लिए, बट उन आयंस के लिए भी है जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1H1 ना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन के लिए वैलिड थी थ्योरी, तो ये उन आयन के लिए भी है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम की तरह। फॉर एग्जाम्पल जैसे He++, एक बात बताओ, हीलियम में ये 2 होता है ना उसका एटॉमिक नंबर, तो यानी 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक, इसका प्लस का क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, एक बचे। लिथियम का 3 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे, एक बचे। बेरिलियम का 4 होता है तो 3 निकल गए तो कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचे। तो इनके लिए ये वैलिड है, ठीक है बच्चों। एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे। The energies of the stationary state associated with these kind of ion, also known as hydrogen-like species, are given by the expression। क्या है एक्सप्रेशन, देख लो एनर्जी का। अब ये याद कर लेना फॉर्मूला, इस एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, En, ये एन क्या है, कौन सी है, उसमें है, ऑर्बिट में है ना, कि पहला दूसरा इस तरह से। तो En स्टेशनरी फेज थी ना, En, एक मिनट बच्चों, En इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n²। क्या है J, मतलब ये जूल में है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, माइनस में है ये याद रहेगा। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z क्या होता है हाइड्रोजन के लिए, Z क्या होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, अपॉन n², और ये क्या है J मतलब जूल। एंड रेडियाई, उसकी रेडियस बाय द एक्सप्रेशन, रेडियस कितनी है, Rn है ना। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला है, तो ये क्या है, ये R है, इसकी त्रिज्या रेडियस, तो ये कितनी है 52.9 अपॉन Z इंटू n², ठीक है। तो याद रहेगा ये Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू n² बाई Z। Z कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 1 हो जाएगा। लिथियम वगैरह के लिए चेंज होगा सब कुछ, है ना। हीलियम की कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, इससे ये क्या पता चल रहा, ये R है रेडियस, ये है एटॉमिक नंबर, तो कुछ पता चल रहा है R कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली है, किसके, एटॉमिक नंबर के। ये याद कर लेना पॉइंट अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखो, तो वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर एंड हैज़ वैल्यू 2, 3 कोई भी हो सकती है फॉर हीलियम एंड लिथियम। हीलियम की कितने लिए 2 और लिथियम के लिए कितनी हो जाएगा 3 लिथियम एटम, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम मोर निगेटिव, जो वैल्यू है ना बिकम मोर निगेटिव, एंड दैट ऑफ रेडियस बिकम स्मॉलर विद इंक्रीज Z। मैंने बताया ये देखो, R कितना बड़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या Z के एटॉमिक नंबर के, नहीं, यानी कि उसका जितना ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर बड़ा होगा। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का कितना 4 है, तो उसकी रेडियस उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाइंड टू द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, अब ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये है Z बड़ा होगा तो पॉजिटिव अपनी तरफ को खींचेगा, तो इसका मतलब बंधा हुआ है, ठीक है, टाइटली बाउंड मतलब बंधा हुआ है न्यूक्लियस के। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला एक याद कर लो, V का, ये पूछा हुआ है, ये इसका मतलब अलग से लिखा हुआ है, तो पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है नीट के। 2.18 इंटू 10⁻6, 2.18 इंटू 10⁻6 Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है सर आपको, जैसा ही कुछ था, तो ये एक और देखो यहाँ पे, ये था एनर्जी का माइनस के 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n², एनर्जी का ये है, और वेलोसिटी का कितना है 2.18, ठीक है बच्चों, एक मिनट, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा ना, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट लाइन, ई पॉइंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे इन्होंने क्या बताया कि ये पॉसिबल है इसकी वेलोसिटी पता करना ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिट। ऑर्बिट पता है ना, ये चारों तरफ, ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें है या फिर इसमें है या इसमें है,
तो वेलोसिटी पॉसिबल है पता लगाना इन दिस ऑर्बिट, ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन। एग्जैक्ट डेफिनेशन मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता था, वैसे ये इन्होंने दिया है कि ये है इस स्पीड से भाग रहा है दौड़ रहा है, इज नॉट गिवन हियर। क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, बस ऐसे समझ लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजेज होती है विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन विद इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ेगा भागेगा। एंड डिक्रीजेज उतना ही कम होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उतना ही कम होगा जैसे यहाँ पर है अगर ये क्वांटम नंबर बढ़ रही है ऑन न्यूक्लियस, एंड डिक्रीजेज कम होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे और तेज, यहाँ पे और तेज, और जैसे ही ये बढ़ती जा रही है ना क्वांटम नंबर, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, चलो अब एक मिनट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको एक बार देखते हैं। चलो एक मिनट, ठीक है बच्चों, तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम हमने देखा किस केस में, हाइड्रोजन में एटम, एज मेंशन इन सेक्शन 2.3.3 हमने देख लिया था। कैन बी एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली यूजिंग, किसके द्वारा, कौन सा मॉडल कर रहा था लाइन स्पेक्ट्रम, बोहर मॉडल। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन 2, ऊपर देखना एजम्पशन 2 के अकॉर्डिंग, रेडिएशन मतलब कि जो एनर्जी है इज एब्जॉर्ब इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब कि सपोज करो ये है, ठीक है, ये एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 2 है, यहाँ 3। अब मान लो एक में है और उसने अगर एब्जॉर्ब करी हीट रेडिएशन वगैरह एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो एक से किस में चले जाएगा, 2 में, आगे को बढ़ेगा ना, फिर 3 में चला जाएगा। तो ये यही बता रहा है बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन 2 रेडिएशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब होगी जब इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि 2 है, 2 से फिर 3 में चला जाएगा नंबर, टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ गई। वेयर एज द रेडिएशन, यानी कि जब एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी कब इमिट होगी, निकलेगी कब, अरे जब एक सपो, ये देखो एक मिनट, ये है और ये बीच में है न्यूक्लियस, एक में है इलेक्ट्रॉन, इसको हमने हीट दी तो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो हायर में चले जाओ, और गर्म करा एब्जॉर्ब करी इसने, ठीक है, तो 3 में चला जाएगा। अब 3 से ये जब ये यहाँ जाएगा और नीचे एनर्जी लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये 3 है, 3 से 2 में जाएगा, ये इमिट करेगा ना रेडिएशन, तो ये यही कह रहा है वेयर द रेडिएशन एनर्जी इज इमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, द एनर्जी गैप जब 3 से 1 2 3 इससे इसमें जा रहा है या इससे इसमें जा रहा है, द एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट इज गिवन बाय इक्वेशन 2.16। ये कौन सी है, ये इक्वेशन है, ये याद कर लेना, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 2.13 एंड 2.16, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है बच्चों, याद रहेगी, फाइनल वाली ऑर्बिट की एनर्जी और माइनस ई इनिशियल। ठीक है, ये देख लो एक बार, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे एनर्जी, फिर इस एनर्जी, दोनों एनर्जी का डिफरेंस। चलो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल याद करते चलो, एक बार देखते चलो, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन हो रही है, मगर इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा फॉर्मूला ये याद कर लो, जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होती है और माइनस होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी, बस इतना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 और माइनस के काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको टोटल एनर्जी दी हुई है तो आपसे पूछो काइनेटिक एनर्जी, तो उसके बस माइनस में लगा देना, इतना याद कर लो, ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये फॉर्मूला है एक, ये डेल्टा ई मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही तो है। ठीक है, एनर्जी डेल्टा ई क्या है, आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n फर्स्ट इनिशियल का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n फाइनल का स्क्वायर,
तो कितना है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ये आर एच की डाल दी हमने, पहले भी देखी थी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, अपॉन इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर एन फाइनल का स्क्वायर, ये याद रहेगा ना। ठीक है बच्चों, याद कर लेना। अब देख लो एक बार, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ फोटोन कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग इक्वेशन। कौन सी है ये, क्या है फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ना डेल्टा ई मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था, एच न्यू, और एच की वैल्यू डाल दे, न्यू की वैल्यू डाल दे, वो डेल्टा ई आ जाएगी। तो न्यू कितना हो गया, डेल्टा ई अपॉन एच, तो डेल्टा ई अपॉन एच, यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू ये वाली डाल चुके हैं ये फॉर्मूले में। ठीक है, ये वाला डेल्टा ई की वैल्यू ये वाली फॉर्मूले वाली डाल दो, तो आर एच अपॉन एच एन अपॉन एन आई स्क्वायर इनिशियल का माइनस एन अपॉन फाइनल का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला ये याद कर लो डायरेक्ट, और कुछ कंफ्यूज मत हो। ये बच्चों, ये वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एन आई, मतलब ये क्या है एन फर्स्ट इनिशियल का स्क्वायर, एन टू मतलब एन वन मतलब पहले ही एन वन, एन टू मतलब सेकेंड वाली। ठीक है, स्क्वायर ये फॉर्मूला है। आर क्या है यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट, आर की वैल्यू 109677 सेमी इनवर्स। और अगर ये पूछा इनमें से कोई सी भी चीज़, मान लो वेव लेंथ पूछनी है, ठीक है, तो आप डाल दोगे प्रॉपर। अब 1 अपॉन आर की वैल्यू जैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है तो 1 अपॉन आर की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉन होती है, अगर ये आता है किसमें, इक्वेशन में, कोई सभी न्यूमेरिकल वगैरह में आता है। ठीक है, बस एक बार देख लो और कुछ नहीं है। अब यहाँ देख लो क्या है, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब हो रहा है ये याद कर लो, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी दी जा रही है तो पहली वाली छोटी होगी, उससे दूसरे में जाएगा। ठीक है, और दूसरे से पे अगर और हीट दें हम एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो तीसरे में जाएगा, और इमिट करता है तो तीसरे से दूसरे में जाता है, दूसरे से एक कम में जाता है। तो एन फाइनल बड़ा होगा, तो 1 से 3 में जा रहा है तो एन फाइनल बड़ा होगा ना। ठीक है, तो भाई यही है इनिशियल से। एंड द टर्म इन द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ऑब्वियसली बात है। जब पहले से में तीसरे में जा रहा है तो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ना, आगे ही पहुंच रहा है। दूसरी साइड पे इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरी साइड पे इमिशन कब निकलेगा, कब होगा इमिशन, जब एन इनिशियल किससे बड़ा है, एन फाइनल से। मतलब मान लो एन फाइनल कितना है 1 2 3, ये फाइनल है 3, तो इससे अगर 1 में जा रहा है तो क्या है, फाइनल कौन सा बड़ा है, फाइनल बड़ा है छोटा, ये फाइनल तो ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ गया है तो ये छोटा है, तो ये यही लिखा है एन फाइनल छोटा है। डेल्टा इज निगेटिव एंड एनर्जी इज रिलीज। जब एक बार बताओ, जब डेल्टा ई क्या होता है, निगेटिव में वैल्यू होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या हुई है, बताओ जरा, एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, एक ये देख लो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होती हैं, मतलब कि सपोज करो कोई भी, जैसे आपसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो दो तरीके कई ऐसे हो सकते हैं ना, 5 से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 1 में आ जाए, ठीक है, पहली लाइन में आ जाए। अब ऐसे भी हो सकता है 5 से पहले 4 में आ जाए, फिर 4 से 2 में आ जाए, और 2 से फिर 1 में आ जाए, इस तरह से हो सकते हैं। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको इसका फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये। ठीक है, अब देख लो एक और फॉर्मूला है पर्टिकुलर रीजाइन में स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब कि सपोज करो पहली सीरीज क्या होती है, ये कौन सी सीरीज है, ये लाइमन है, ये बाल्मर है। ठीक है, तो अपनी ही उस सीरीज में आ रहा है, तो वो क्या है n2 माइनस n1, याद रख लेना। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, देखो ये एक न्यूमेरिकल था, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो रेडियस पूछी है। ठीक है, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला था, क्या पढ़ा था आपने, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में था। ठीक है, चाहे आपने नैनोमीटर में पढ़ा हो कोई भी। एनर्जी का क्या है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यही पढ़े थे ना आप पीछे। ठीक है बच्चों, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, तो बोहर मॉडल की लिमिटेशन हमें पढ़नी है नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो एक मिनट, ये बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट, मतलब पहली बात तो ये हाइड्रोजन के लिए था, ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज है ना, लाइक जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो
अब सही था, डाउट एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द रदरफोर्ड से बेहतर था न्यूक्लियर मॉडल, एज इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा उता रहे थे, एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। मगर हाइड्रोजन के लिए ही था, तो हाइड्रोजन को ये एलिमेंट तो कितने 116 112 उस टाइम जो भी थे, मतलब फिलहाल तो ये फिट नहीं बैठ पाया। एंड द हाइड्रोजन लाइक आयंस, मैंने बताया हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन जैसे आयन के लिए He++, लिथियम ++, बेरिलियम +++ एंड सो ऑन। हाउएवर बोहर मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट। तो बोहर मॉडल ने जो भी बताया अब आप देख लो क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो लिमिटेशन में देखो पहली क्या थी, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डुप्लेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। ठीक है, तो ये याद कर लो, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic technique। तो sophisticated spectroscopic technique से देखा हमने कि क्लोजली स्पेस जो लाइन है ना, उनके बारे में भी प्रॉपर वे में नहीं बताया है मॉडल। दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, जो एटम का स्पेक्ट्रम है किसको नहीं बताया, अदर देन हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मतलब हीलियम एटम विच पोजेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, क्या था ये केवल बता रहे थे हाइड्रोजन के लिए, या हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज मतलब जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल इन्होंने और एलिमेंट के लिए नहीं बता पाए। फर्दर बोहर थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब उन्होंने जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग थी उसके बारे में भी नहीं बता पाया कि स्प्लिटिंग क्यों हुई स्पेक्ट्रल लाइन की इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद कर लेना बच्चों कि एक मिनट, बोहर थ्योरी वाज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट है ये जीमैन इफेक्ट कहलाता है। ये आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही दिखा हुआ, इतना ही पढ़ना। और एन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, बस इतना है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये भी नहीं बता पाए कि क्या चक्कर है जो एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं बाई केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में भी कोई खास इनके वर्ड नहीं थे। इन अदर वर्ड, टेकिंग इन टू अकाउंट द पॉइंट मैंशन अबव, वन नीड्स टू ए बेटर थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम। मतलब कि पूरे थ्योरी बेटर की तो जरूरत थी जब सही से नहीं बनाया। पहली बात तो हाइड्रोजन के लिए था, ऐसा तो है नहीं हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल ये नहीं बता पाए प्रॉपर वे में। अब भैया बोहर मॉडल का क्या हुआ, बोहर जी तो चले गए, ठीक है, पूरी जिंदगी जी के चले गए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं बता के गए भैया क्या करना है आगे। तो अब क्या कौन सा मॉडल है, टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम की बहुत पहले तो क्लासिकल फिजिक्स की बात चले थे, उसके बाद क्वांटम वाली बात आई, तो अब सारे के सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे उस टाइम। तो देखते हैं क्या है। इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोहर मॉडल, अटेम्प्ट वर मेड टू डेवलप ए मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल ऑफ फॉर एटम। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच ए मॉडल वर, कौन कौन से थे। क्वांटम मैकेनिकल की बात करें तो पहला क्या था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो भैया जो ये मैटर है ना, कोई भी आपने जो मैटर लिया है, ये मैटर का मान लो छोटा सा पार्ट लिया है जो भी हो, तो ये क्या क्या शो कर रहा था, ये एक तो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था कि भैया ये पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये वेव नेचर भी शो कर रहे थे। ठीक है, एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें हम आगे एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो एक मिनट देखो कौन कौन आएगा, हाइजेनबर्ग इनके बाद है, पहले हम डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं। तो डुअल बिहेवियर क्या है, तो डुअल मतलब 2 तरीके का बिहेवियर है ना, जैसे सबका होता है ना, बहुत देखा होगा आपने, डुअल बिहेवियर ऑफ नेचर किसी किसी का होता है। ठीक है, सामने कुछ और पीछे कुछ और, या फिर सामने ही 2 तरीके के। तो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे डी ब्रोगली, 1924 में प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर। तो ये क्या कह रहे हैं, जो ये मैटर है ना लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर करता है, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। तो मैटर मैंने बताया मैटर क्या कर रहा है, मैटर पार्टिकल की तरह भी कर रहा है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज की तरह भी कर रहा है। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब दैट
द फोटोन हैज़ मोमेंटम, फोटोन में क्या है, मोमेंटम भी है, एज वेल एज वेवलेंथ भी है ना, वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल की तरह भी शो कर रहा है। तो ऐसे ही भैया मतलब फोटोन जब ये काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसा ही है भाई। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और क्या है, मास भी बहुत छोटा है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये भी इसी तरह उन्होंने कहा जब फोटोन ये दोनों के काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही कर रहा होगा। तो डी ब्रॉगली फ्रॉम दिस एनालॉगी गेव द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन ए वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल। तो ये आपको याद रखना है और क्या है आगे आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ आपको निकालने को आती है, मान लो या कोई वेवलेंथ आती है इस फॉर्मूले से और भी चीज़, तो एच प्लांक कांस्टेंट अपॉन मास इंटू क्या है एम इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, और ये भी फॉर्मूला देखो इसी से निकला है, P इज इक्वल टू 2m KE। KE क्या है बताओ जरा, K मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, H अपॉन 2m KE, ये डाल दिया वैल्यू, या H अपॉन 2m KE काइनेटिक एनर्जी मतलब Q इंटू वोल्ट, जो भी दिया हुआ होगा चार्ज इंटू। ठीक है, चार्ज मान लो चार्ज दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बस एक बार देख लो। ठीक है, आगे की सीरीज़ में हम आगे डिस्कस डिटेल में बाद में करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, चलो एक मिनट, चलो आगे देखो अब ये क्या क्या कह रहा है। वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ये जो है ना मास ऑफ द पार्टिकल, v इट्स वेलोसिटी मैंने बताया, एम p इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, तो ये डाला हुआ है। डी ब्रॉगली प्रेडिक्शन वाज कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म हो गया व्हेन इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन ए फिनोमेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ये जो जब उन्होंने देखा ना इलेक्ट्रॉन तो भैया डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, और डिफ्रैक्शन जो है वेव्स का फिनोमेना है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन तो भाई वेव की तरह काम कर रहा है। दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्होंने कहा ये फैक्ट इन्होंने प्रूफ करा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा, ये प्रूफ हो रहा है, विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो जो हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप करते हैं वो किस में करते हैं, वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर देखने को। तो उन्होंने ओवरऑल माइक्रोस्कोप से देख लिया कि भैया ये वेव नेचर शो कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए पावर, इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है ना वो बढ़िया वाला मतलब अपडेटेड वर्जन है, पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज इट अचीव ए मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम। मतलब मान लो ये चीज़ है, ये तो बड़ी बता दी, ये डॉट है तो इसको 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई कर देगा, जूम कर देगा। ये तो यहाँ तो जूम हो ही नहीं रहा बिल्कुल, जैसे ये है तो ये जैसे ऐसे करके 15 मिलियन टाइम, देख रहे हो। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा वेव नेचर का तो पता चल गया, ठीक है। इट नीड्स टू बी नोटिस दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ ए वेव करेक्टर। उन्होंने ये बताया कि जितनी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है ना, मान लो हम भी चल रहे हैं, ट्रक चल रही है, कार चल रही है, वो सब वेव नेचर, वेव करेक्टर शो कर रहे हैं। बट हम जब चलते हैं ना तो हम ऐसे क्यों नहीं चलते, तो हम इसलिए नहीं चलते, क्यों, क्योंकि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा आपको, तो वेवलेंथ बहुत कम आती है। अब देखो, अब ऐसे समझ लो कुछ, जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे, तो मैंने इस सीधी लाइन खींची तो कहीं ना कहीं ये ना हल्का सा, देखो हल्का सा कुछ ना कुछ, उस टाइम तो सीधी लग रही थी, अगर हम इसको भी जूम करें तो ये ऐसे हल्के से आएगी, है ना, ऐसे समझ लो बस, कुछ बस इतना ही। तो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल चीज़ों की जो वेवलेंथ है ना, आर सो शॉर्ट, बहुत छोटी है, पता नहीं चलती, तुम चल तो ऐसे सीधे रहे हो, लेकिन कायदे में अगर बहुत जूम करें तो हल्के बहुत ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे समझ लो। या कोई भी मूवमेंट, ट्रक चल रहा है तो वो ऐसे, तो लाइन में बिल्कुल यूँ चल रहा है क्या, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कहा वेवलेंथ बहुत छोटी है, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस, मासेस ज़्यादा होने के लिए, समझ में आ जाएगा आगे, क्योंकि मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है।
दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो उनकी वेव प्रॉपर्टी पता नहीं चलती। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जो वेवलेंथ है ना किससे, इलेक्ट्रॉन्स की, एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल विद वेरी स्मॉल मास, जो और भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, कैन हाउ एवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, मतलब वो इतने छोटे हैं कि उनकी वेवलेंथ शो नज़र आ रही है, उनका मास कम है। रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम प्रूव दीज पॉइंट क्वालिटेटिवली, मतलब उन्होंने ओवरऑल प्रूफ कर दिया कि भैया ये क्या है, वेव नेचर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देख लेना, न्यूमेरिकल है। देखो एक न्यूमेरिकल है m इजिकल टू लैम्डा इजिकल टू क्या है, लैम्डा वेवलेंथ क्या था h/mv है ना। तो ये देखो फॉर्मूला, ये आ गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये देखो ये हमने बताया था ना। ठीक है बच्चों, कहाँ था, एक मिनट, ये ठीक है। तो इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार। अब देख लो कहाँ, हाँ अब क्या देखना है, हाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग की बात कर लेते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मन के थे ये फिजिसिस्ट, फिजिक्स के, 1927 में स्टेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उन्होंने, कब 1927 में, विच इज कंसिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो उन्होंने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का कॉन्सिक्वेंस था कि उससे उन्होंने समझा, मतलब कि जब उन्होंने ये समझा ना कि मैटर क्या है, डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या था, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू डिटरमाइन, पता लगाने के लिए, साइमल्टेनियसली, एक साथ एक समय में, द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मान लो कोई चीज़ ऐसे दौड़ रही है, ठीक है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसे पता करें ना, यहाँ मान लो तुमने देखा तो वो चीज़ तो यहाँ भाग जाएगी, फिर तुमने यहाँ देखा तो वो चीज़ यहाँ भाग जाएगी, तुमने यहाँ देखा, तो एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये याद कर लेना बढ़िया से, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। इट इज स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि ये इम्पॉसिबल है एक साथ पता करना, एक समय में, एक टाइम पे पर्टिकुलर, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज इन इक्वेशन 2.23। तो देख सकते हो अब आगे, तो क्या उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने दिखाया ये डेल्टा एक्स, ये पोजीशन में चेंज है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन, एक ना, पोजीशन, ये डेल्टा पी एक्स। ठीक है, अब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स क्या है, ये देखो क्या बताया था उन्हें, एग्जैक्ट मोमेंटम, वो क्या होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा h/4π के। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, एक मिनट, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला तो याद कर लेना, डेल्टा एक्स पोजीशन में और ये मोमेंटम में जो भी डिफरेंस है वो कितना है, ग्रेटर देन या इक्वल h/4π। ठीक है बच्चों, ठीक है, और ये डेल्टा एक्स इन्होंने मोमेंटम की वैल्यू डाल दी है, एम क्या होता है, एम होता है ना मास इनटू वेलोसिटी, तो इन्होंने ये लिख दिया है डेल्टा, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस क्या, कितना इक्वल और ग्रेटर ने h/4π, ये याद रहेगा ना, तो ये याद कर लेना अच्छे से, ये एक मिनट, ये ठीक है बच्चों। चलो अब ऐसे भी आ गया, ये इन्होंने अलग तरीके से कर दिया थोड़ा सा, डेल्टा एक्स, ये मास कहाँ भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया 4πm। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कह रहा है, एक तरह से ऐसे समझ लो, डेल्टा एक्स पोजीशन में चेंज जितना ज़्यादा होगा, आप सोच रहे हो जितना ज़्यादा होगा पोजीशन में चेंज, और ये वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही वेलोसिटी में चेंज उतना ही कम होगा। ठीक है, या इसका जस्ट उल्टा कर लो, वेलोसिटी में जो भी अंतर आ रहा है उसका अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। ओवरऑल तुम एक समय पे दोनों चीज़ों का पता नहीं लगा सकते, चाहे वेलोसिटी का या मोमेंटम के साथ किसका, पोजीशन का। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो ज़रा, अब क्या है, अब थोड़ा सा
ये थ्योरी है, थ्योरी यही है पूरी की पूरी। देखो मोस्टली केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सब में थ्योरी ही है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना तो सब कुछ मोस्टली पेपर जो आता है वो थ्योरी का ही आता है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है ना तो पॉइंट पॉइंट पूछे जाते हैं, अगर पॉइंट मेन याद है ना तो न्यूमेरिकल भी सिंपल फार्मूला डालो हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, सिंपल है, एक बार ये आसान भाषा में समझ में आ रही है। ये जो भारी लैंग्वेज है पार्ट है वो मैं स्किप ही कर रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ, और ये फर्स्ट स्टेप सीरीज में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आगे शुरू करते हैं। वे डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। डेल्टा एक्स मैंने बताया अनसर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है कि निश्चित कि वही है कोई भी चीज़, तो अनसर्टेनिटी मतलब जो भी सर्टेनिटी का उल्टा है, मतलब वहाँ तो निश्चित है और वहाँ ना अनिश्चित। इन पोजीशन, पोजीशन में जो भी थोड़ी बहुत अनिश्चितता होगी, मतलब तुम समझ रहे थे यहाँ है निकले यहाँ, तो ये जो अनिश्चितता है। एंड डेल्टा पी एक्स और डेल्टा वी एक्स, पी एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम, और वेलोसिटी में तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में भी एग्जैक्ट कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। किसमें, ऑफ द पार्टिकल। इफ़ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मान रहे हो डेल्टा एक्स, ये आपको इलेक्ट्रॉन आप ये समझ रहे थे यहाँ है और ये पता चल गई कि यहाँ पर है, विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब आपने पूरा अपना घोड़े दौड़ा लिए, पता कर ली। डेल्टा एक्स इज स्मॉल, इसका यही तो मतलब है, बहुत कम। मतलब डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी था ना, तो अनसर्टेनिटी बहुत कम है मतलब। देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी पता नहीं है फिर आपको, इसका मतलब डेल्टा वी एक्स क्या है, बहुत बड़ा है। अगर हम उसके उल्टा करें, ऑन अदर हैंड, अगर वेलोसिटी आपको पता है इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइजली, मतलब बहुत अच्छे से आपने देख लिया डेल्टा वी एक्स मतलब बहुत कम है, तो आपको पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, डेल्टा एक्स विल बी लार्ज। थस इफ वी कैरी आउट सम फिजिकल मेजरमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन और वेलोसिटी, द आउटकम विल ऑलवेज डेपिक्ट ए फजी और ब्लर पिक्चर। मतलब ओवरऑल क्या कह रहा है कि अगर हम फिजिकली मेजरमेंट करें तो आउटकम जो आएगा वो बिल्कुल बढ़िया नहीं आएगा, ठीक है, बढ़िया नहीं आएगा, एक धुंधला आएगा। चलो कोई बात नहीं। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। जो ये अनसर्टेनिटी का है ना कि मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, आपने यहाँ देखा यहाँ नहीं निकला, कितनी अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी, कहाँ गया, या वेलोसिटी में फ़र्क आएगा या फिर पोजीशन में आएगा, ये एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर, आपसे पूछा जा रहा है कि थिकनेस कितनी है शीट ऑफ पेपर की थिकनेस विद एन अनमार्क मीटर स्टिक, ठीक है, उस कोई मार्क नहीं है उस पर। ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट, जब उस पर मार्क ही नहीं है, आपने ये पेपर है सपोज करो, ये पेपर है, आपसे किसी ने इसकी थिकनेस पूछी तो आप पे कोई मार्क ही नहीं है, तो क्या बताएगा, वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट ही होगा ना, एंड मीनिंगलेस, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी, अगर आपको एक्यूरेसी पता करनी है, यू शुड यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड इन यूनिट स्मॉलर देन द थिकनेस। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी जो पर्टिकुलर थिकनेस है, इससे बड़े में तो नज़र नहीं आएगा, इससे छोटे वाला मेजरमेंट लेना पड़ेगा जो है थिकनेस आपको मेज़र कर दी जाए ऑफ ए शीट ऑफ द पेपर। एनालॉगसली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर फिर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का बात करें, वी मस्ट यूज़ ए मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन ए यूनिट, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है ना तो कैलिब्रेटेड इन यूनिट ऑफ स्मॉलर दैन द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन है उससे हमें छोटी लेनी पड़ेगी। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखो, डेट इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा लिया जाता है, पॉइंट चार्ज है ना, एंड इज देयर फॉर डायमेंशनलेस, तो फिर क्या है, पॉइंट चार्ज है तो डायमेंशनलेस भी है। टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन, अगर ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रॉन को, वी कैन इल्यूमिनेट इट विद लाइट, लाइट के द्वारा थोड़ा सा कुछ नज़र आ सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। द लाइट यूज मस्ट हैव ए वेवलेंथ, अब जो इस लाइट के थ्रू पता करोगे ना तो मस्ट हैव ए वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा वेवलेंथ है,
तो उस छोटी होनी चाहिए, स्मॉलर देन द डायमेंशनल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशनल है ना, डायमेंशन है, उससे छोटी होनी चाहिए उस लाइट की वेवलेंथ जिससे पता कर रहे हो। ठीक है। द हाई, एक मिनट, द हाई मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट P इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कोलिजन। क्या होगा जब कोलिजन होगा तो मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट, इनका क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, टकराएंगे जब तो चेंज हो जाएगा ना। इन दिस प्रोसेस वी नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो पता चल जाएगी जब वे टकराएंगे। ठीक है। बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। और जब टकरा गए तो वेलोसिटी बता दोगे आप, तो बस तो यही, बट वी वुड नो वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सी पता चलेगी उसके वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। चलो अब क्या है, ये टॉपिक है, ये देखते हैं कितनी बड़ा है ये। ठीक है। अब ये हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों। चलो, तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या सिग्निफिकेंस है वो एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो एक बार ये थोड़ा सा ठीक कर, एक मिनट ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट, क्या है, इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टोरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। चलो अब देखो, द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल, मतलब जीरो मान लो, फॉर दैट ऑफ बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये छोड़ दो इसे। ये केवल किसके लिए था इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, किसकी पता कर रहे थे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चक्कर, तो इसका तो चार्ज भी बहुत छोटा है, मास भी बहुत छोटा है, तो ये माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोपिक के लिए ही है कि ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, पता नहीं चल रहा था। अब जो ठीक ठाक मैक्रोस्कोपिक हैं उनके लिए क्या है, नेग्लिजिबल है कि छोड़ो। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से पता कर सकते हैं हम, जैसे इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मतलब अगर हम ये अनसर्टेनिटी पता करें किसमें, जिसका थोड़ा बहुत मास है, अबाउट अ मिलीग्राम, मिलीग्राम इस चीज़ में ठीक है, मतलब ये तुम सोच रहे हो mg भी तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितना है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन का तो कितना है मास, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब सोच रहे हो कितना। ठीक है, तो इसको ये 10⁻⁻6, तो जब वैल्यू डाली ना डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4πm, तो ये आया 10⁻28 मीटर -2 सेकेंड इनवर्स, मतलब ये तो बहुत ही कम आ रहा है ये, है ना, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया था कि नेग्लिजिबल। चलो अब देखो क्या है चक्कर, तो इन वैल्यू ऑफ डेल्टा वी डेल्टा ऑब्टेन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, देख रहे हो कितना ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा है, द वैल्यू मैक्रोस्कोपिक टाइप समझ लो, एंड इज इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट कुछ नहीं, देयरफॉर ये कहा जा सकता है इन डीलिंग विद मिलीग्राम साइज, या मिलीग्राम के जैसा हो या उससे बड़ा हो हैवियर ऑब्जेक्ट, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, अगर हम बहुत छोटे की बात करें, जैसे हम यहाँ तो अनसर्टेनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए ही पता, तो हम तो यही पता लगा रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, उसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ फर्क रहेगा, अगर उसकी पोजीशन पता चल जाती है तो उसकी फिर वेलोसिटी का सही से पता नहीं चलेगा, तो हमें ये बताया था। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, लाइक एन इलेक्ट्रॉन ऑन अदर हैंड, डेल्टा वी डेल्टा ऑब्टेन, अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो डेल्टा वी डेल्टा ऑब्टेन इज मच लार्जर, वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, बड़े जो मैक्रो के लिए कितना था, बहुत छोटा था, अब हम देखते हैं माइक्रो के लिए यानी बहुत छोटे के लिए ऑब्टेन इज मच लार्जर, थोड़ा बड़ा होगा, एंड सच अनसर्टेनिटीज
आर ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंस, वो नज़र आएंगी कि यहाँ रियल है। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये है छोटा। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये थोड़ी वैल्यू आ रही है, ये बड़ी आ रही है। तो ये जो अंतर आ रहा ना पोजीशन वगैरह में, तो इसका पता नहीं चल रहा, ये काफ़ी ठीक है बड़ा, ठीक है। उसमें तो बहुत कम आया था, तो इसलिए उसको छोड़ दिया था, यानी बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए बात कर रही, जितना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। और इफ़ देयरफॉर मीन्स दैट इफ़ वन ट्राई टू फाइंड एन एग्जैक्ट लोकेशन, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करी जाए ऑफ द इलेक्ट्रॉन की से टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ ओनली 10⁻⁻8 मीटर, देन द अनसर्टेनिटी डेल्टा वी इन वेलोसिटी वुड बी, ये देखो डेल्टा वी की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ सो लार्ज, ये बड़ी है, दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव इन बोहर ऑर्बिट फिक्स कैन नॉट बी होल्ड गुड। अब बोहर मॉडल क्या बता रहे थे, बोहर मॉडल ने तो दे दी थी कि इतनी वेलोसिटी है, उन्होंने तो हाइड्रोजन के लिए स्पीसीज बनाई थी, ठीक है, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए बारे में बात कर रहे थे, वो तो एनर्जी भी बता रहे थे, वो तो आर भी बता रहे थे कितनी है, ठीक है। इट देयरफॉर मीन्स दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम, मतलब एग्जैक्ट अगर हम पोजीशन एंड मोमेंटम की बात करें इलेक्ट्रॉन के, हैव टू बी रिप्लेस बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करेंगे, जैसे हम अब ये नहीं बात करेंगे यहाँ मिलेगा इतनी होगी, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मैथ में पढ़ा होगा, हाँ चांस लग रहे हैं यहाँ पे, सब यहाँ मिलने के चांस है इलेक्ट्रॉन के, फाइनली ये आ गया कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मिलने की, या इस पॉइंट पे है मिलने की प्रोबेबिलिटी, या यहाँ है पर्टिकुलर, वो भी आएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी, वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एट ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, दिस इज व्हाट हैपन्स इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में अनसर्टेनिटी भी हो गई कि भैया कंफर्म नहीं है कहाँ है, अगर आप बता रहे हैं ना यहाँ पर है, तो उस टाइम पे या तो पोजीशन में कुछ ना कुछ एरर है, या फिर उसकी वेलोसिटी में है, या उसकी मोमेंटम में एरर है, पी से करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा आगे, अब तो उन्होंने क्या बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी में बात करो, यहाँ मिल सके इसमें, यहाँ मिल सकता है इसमें, यहाँ मिल सके इसमें, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेना, देखो ये है डेल्टा एक्स डेल्टा पी h/4π, इसके ऊपर है डेल्टा एक्स, पी की वैल्यू डाल दी, m डेल्टा वी है ना मोमेंटम की, तो h/4π, तो ये न्यूमेरिकल देख लेना। अब देखो तो भैया क्या हो गया, एग्जाम में इनके नंबर क्यों कम रह गए, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के नंबर कम क्यों रह गए, क्या हो गया, रीजन फेल क्यों हो गई है, तो देखते हैं क्यों हो गए, क्या दिक्कत आई इन्हें। देखो वन कैन नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल। इन बोहर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। अब बोहर जी तो ये बोले थे कि चार्ज पार्टिकल है और किस में कर रहा है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, और डिफाइंड एग्जैक्ट बताई तूने इसमें है, अबाउट द न्यूक्लियस। द वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल। तो इन्होंने ये क्या बता रहे थे, ये इन्होंने वेव करेक्टर तो नहीं बताया था ना, कि वेव की तरह भी होते हैं बोहर मॉडल में, ठीक है। फर्दर एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ, उन्होंने डिफाइंड पाथ भी बताया कि ऑर्बिट का डिफाइंड पाथ, एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। उन्होंने बता दिया कि सारी पोजीशन की कोई उन्हें दिक्कत नहीं हुई कि कहाँ पे है, क्या है, कितना एरर होगा, कुछ नहीं बताया उन्होंने। दिस इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द, जबकि हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो तो कह रहे थे कि आप एक टाइम पे उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, और उसका क्या नहीं बता सकते, वेलोसिटी या मोमेंटम नहीं बता सकते, और कुछ ना कुछ एरर रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी। तो जबकि बोहर मॉडल तो कह रहे थे कि पोजीशन भी देखो, एनर्जी भी लो, एनर्जी के भी फॉर्मूले दे रहे थे, पोजीशन के भी दे रहे थे, वेलोसिटी के भी दे रहे थे। बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, देयर बोहर मॉडल बेसिकली तो हाइड्रोजन के लिए ही था, ठीक है बच्चों। देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। केवल ये नहीं था कि इसका केवल क्या होता है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, डुअल बिहेवियर के बारे में तो कुछ बताया नहीं था कि वेव की तरह भी होता, पार्टिकल की तरह भी होता, बट ये इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो सर्टेनिटी के बारे में भी नहीं, मतलब अनसर्टेनिटी जो होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है या किस वेलोसिटी से है, कुछ ना कुछ एरर दिया था हाइजेनबर्ग ने, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन बोहर ने बता दी थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं, इन व्यू ऑफ
In view of these inherent weakness in the Bohr model, there was no point in extending Bohr model to other atom. तो फिर आगे की बात ही नहीं हो रही, हाइड्रोजन से अलावा बताया नहीं था उन्होंने, अब बताया था हाइड्रोजन से अलावा, तो हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज में बताया था कि हीलियम प्लस मतलब जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. In fact, an insight into the structure of atom was needed which could account for wave particle duality of matter and be consistent with the Heisenberg uncertainty principle. This came with the advent of quantum mechanics. तो अब ओवरऑल क्या करते हैं, कहाँ चलते हैं अब हम, क्योंकि बोहर भी क्या हो गए, 2-4 नंबर से जो भी फेल हो गए थे बोहर मॉडल, तो ठीक है. अब कौन सा आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो अब हम चलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. अब देख लो, पहले एक बार नज़र डाल लो ये कितना बड़ा है, और ये चल रहा है इस पेज पे चलेगा, फिर हाइड्रोजन एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी, फिर इस पेज पे चलेगा. ठीक है बच्चों, बस फिर आसान है, फिर ऑर्बिट एंड क्वांटम नंबर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है. चलो चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं. तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोल रही थी, बेस्ड ऑन न्यूटन के लॉ पे. क्लासिकल जो पुरानी चल रही थी ना, मतलब चलती तो अभी भी है, न्यूटन के लॉ ऑफ ए मोशन. बेसिकली उन्होंने ये कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक की स्टडी नहीं की, मतलब माइक्रोस्कोपिक के बारे में जाने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में, और क्वांटा वाला जो वर्ड आया है, क्वांटम मैकेनिक्स अलग ही फिजिक्स आ चुकी है. सक्सेस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, है ना. मैक्रोस्कोपिक के लिए तो बढ़िया है, जैसे फॉलिंग ए स्टोन, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पत्थर यहाँ हैं, बंदूक की गोली इधर चली तो क्या होगा, और बाइटिंग प्लैनेट ईटीसी, उन सब के लिए तो वैलिड है. विच हैव इसेंशियली ए पार्टिकल लाइक बिहेवियर एज शोन इन द प्रीवियस सेक्शन. ठीक है. हाउएवर, जो क्लासिकल फिजिक्स थी ना, हाउएवर इट फेल्स व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, लाइक जब ये फेल हो जाती है कहाँ के लिए, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल ईटीसी की बात करें, इनकी छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करें, तो क्या नहीं चलती, क्लासिकल फिजिक्स नहीं चलती है, मैकेनिक्स. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ. अब क्लासिकल मैकेनिक ने ये वाला कंसेप्ट नहीं दिया डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का, मतलब कि मैटर वेव की तरह भी है और पार्टिकल की तरह भी है. ठीक है बच्चों. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर, मतलब वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जो मैटर के क्या बता रही है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स. तो डुअल बिहेवियर किस में पढ़ते हैं हम, क्वांटम मैकेनिक्स, वो पार्ट दिया गया. पहले तो कौन सी चल रही थी, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही थी ना, तो वो तो मैक्रोस्कोपी के लिए थे, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, कि एक पत्थर ऊपर फेंका, एक बंदूक की गोली ऐसे जा रही है, नीचे आ रही है. ठीक है. तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. ठीक है. तो ये किसके लिए थी, माइक्रोस्कोपिक के लिए, माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल. क्वांटम मैकेनिक्स, एक मिनट, क्वांटम मैकेनिक इज द थियोरेटिकल साइंस. क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, थियोरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. इस क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किसकी की जाती है, मोशंस में, मतलब जो चीज़ें मोशन में हैं, कौन सी, माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो याद रखना, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक. डुअल कौन सा था, डुअल का क्या मतलब था, डुअल का मतलब था वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक, पार्टिकल जैसे. ठीक है बच्चों. चलो एक मिनट, प्रॉपर्टीज. ठीक है. इट स्पेसिफाइज द लॉ ऑफ मोशन दैट दीज ऑब्जेक्ट ओबे व्हेन क्वांटम मैकेनिक इज अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक. अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक किस में होती है, माइक्रो के लिए, है ना. अगर मैक्रो के लिए हो ऑब्जेक्ट फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टी आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब मैक्रो के लिए क्या है, वेव लाइक प्रॉपर्टी क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, द रिजल्ट आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिक मैकेनिक. अगर हम ये क्वांटम मैकेनिक अगर हम मैक्रो के लिए करते हैं तो वही रिजल्ट आते थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू आते थे. ठीक है बच्चों. मतलब बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स इसके लिए है,
क्वांटम मैकेनिक माइक्रो पार्टिकल के लिए है, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए ही है। क्वांटम मैकेनिक वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926। क्वांटम मैकेनिक्स जो डेवलप हुई वो 1926 में हुई बाय वर्नर हिजनबर्ग एंड अर्न श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम चल रही थी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा है। कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई कह रहा सर्कुलर पाथ में है, स्टेशनरी में है, क्या है। फिर बाद में पता चला, क्या पता चला, डुअल नेचर का है। डुअल नेचर मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वेव लाइक की तरह भी है और पार्टिकल की तरह भी है। तो हेयर हाउएवर वी शैल बी डिस्कसिंग द क्वांटम मैकेनिक्स विच इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ वेव मोशन। वेव की तरह क्वांटम मैकेनिक। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक वाज डेवलप्ड बाय, जो फंडामेंटल इक्वेशन बनी ना वो किसने करी थी क्वांटम मैकेनिक की, श्रोडिंजर। एंड इट वॉन हिम द नोबल प्राइज। उसको नोबल, उनको सॉरी श्रोडिंजर जी को नोबल प्राइज दे मिला फिजिक्स में इन 1933। ठीक है बच्चों। दिस इक्वेशन वाज इन कॉर्पोरेट वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो ये जो इक्वेशन है ना, तो कॉर्पोरेट कर रही है वो, इनकॉर्पोरेट मतलब वेव पार्टिकल था और मैटर का, वेव पार्टिकल और वेव का और पार्टिकल दोनों को एकदम सेटिस्फाई कर रही थी कि किस वजह से हो रहा है। एक्चुअली क्या था, जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी ना, अभी आप देखेंगे वो आपके उसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्होंने ये पर्टिकुलर एक्स बाई जेड, ठीक है, तो उन्होंने पर्टिकुलर एक्स बाई जेड तीनों दिशाओं में करके 3D के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोबेबिलिटी बता दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, और उसको उन्होंने क्या बोल दिया, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन उसको उन्होंने बोल दिया ऑर्बिटर। बस आप इतना समझ लो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या लिखा है, मोएटर एज प्रपोज बाय डी ब्रोगली इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं है। एंड नॉलेज ऑफ द हायर मैथमेटिक्स इज नीडेड टू सॉल्व इट। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये समझ लो क्या चाहिए, मैथमेटिक्स की बढ़िया नॉलेज चाहिए। यू विल लर्न इट्स सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिस्टम इन हायर क्लास। बेसिकली ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी ये किसमें, बीटेक वगैरह में जब आप करने जाओगे तो उसमें आती है, अगर आगे पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग वगैरह की, ठीक है। तो फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और ए मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो अगर हम किसी सिस्टम की बात करें जो एटम है या मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है टाइम के अनुसार, द श्रोडिंजर इक्वेशन इज रिटन एज, ये देखो एच क्या है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, और ये है साई, ये है साई, ये जो लिखा हुआ है त्रिशूल जैसा जो बन रहा है। वेयर एच इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन एंड श्रोडिंजर गेव ए रेसिपी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या है, बस इतना समझ लो, ये थी इक्वेशन, आ जाएगी आगे ये। चलो, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, attractive potential between the electrons and nuclei and the repulsive potential among the electron and nuclei individually. Solution of this equation बेसिकली क्या थी, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालने चलोगे इस इक्वेशन का जो श्रोडिंजर ने दी थी, उसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो अभी है नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो वो क्या मिलता है, ई एंड क्या है ये, साई, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उन्होंने पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी बता दी कि यहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने एक्स बाई जेड तीनों में करा 3D में, और उन्होंने बता दिया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, बस ऐसे समझ लो। उसको इन्होंने वेव फंक्शन भी बोला। हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंजर इक्वेशन, चलो अब ये पढ़ते हैं। व्हेन श्रोडिंजर इक्वेशन इज सॉल्व, अगर उसे सॉल्व करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, इन्होंने ये साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। These quantized energy states and the corresponding wave function which are characterized by a set of 3 quantum number। तो जो उन्होंने पर्टिकुलर जैसे चक्कर लगा रहा है ये इलेक्ट्रॉन इस वेव की तरह भी तो है, तो ये ऐसे क्यों बताया हुआ है, इसका मतलब है मैंने ये 3D के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि 3D में कहीं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उन्होंने बताया कहीं पर प्रोबेबिलिटी दी, मतलब कहीं पर मतलब प्रोबेबिलिटी दी कि यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो उसको उन्होंने 3 तरीके से
डिफाइन क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m arises as a natural consequence in the solution of the Schrodinger equation when an electron is in, एक मिनट, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, किसी भी एनर्जी स्टेट में है, द वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। जो ये उन्होंने वेव फंक्शन दिया था कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उन्होंने एक्स वाई जेड में एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी बताई कि यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैथमेटिकली फंक्शन जो है हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। तो उसका कोई पर्टिकुलर फिजिकल मीनिंग, उन्होंने तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी दी थी कि यहाँ मिल सकता है। सच वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उन्होंने क्या बोला कि जो सच वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है वैसे जनरली, तो ऑर्बिटल कहते हैं जहां पर मैक्सिमम क्या हो, प्रोबेबिलिटी हो ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। सच वेव फंक्शन परटेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आर कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसको क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम। द प्रोबेबिलिटी मतलब चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द, ये साई स्क्वायर। जब उन्होंने बताया कि ये जो कहाँ पे मिल सकता है, कौन, इलेक्ट्रॉन एटम इज प्रोपोर्शनल, ये किसके है प्रोपोर्शनल, साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को। द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन, जब क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर दिया ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सम फिनोमिना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल। जो बोहर मॉडल जी नहीं समझा पाए, नील बोहर नहीं समझा पाए, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट क्या है, हाँ ठीक, ये और पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट्स डिफिकल्टी। ठीक है, जब उन्होंने एक तो अपने में इक्वेशन जो दी डिफ़िकल्टी है बहुत ज़्यादा, इसको उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताया था कि यहाँ मिल सकता है। ठीक है, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत बड़ी आफत आ गई, क्योंकि उनकी अपने में ही उन्होंने इक्वेशन तो दे दी, मगर पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे रहे कि उसको सॉल्व करने में कहाँ है मिलेगा इलेक्ट्रॉन, वो इक्वेशन सॉल्व करना अपने में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी था। और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत ही मुश्किल था, प्रेजेंट है डिफ़िकल्टी। The Schrodinger equation cannot be solved exactly for a multi-electron atom. Multi-electron के लिए solve easily नहीं हो सकता। This difficulty can be overcome. ये difficulty जो है overcome की जाती है by using approximate method. लगभग बता सकते हैं। Such calculation with the aid of modern computer, अगर मतलब जो नए कंप्यूटर हैं, with the aid of modern computer show that orbital in atom other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbital discussed above। ठीक है, जो ऑर्बिटल के बारे में उन्होंने बताया कि मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ मिलेगा वो क्या है, वो है ऑर्बिटल। ठीक है, तो उन्होंने और भी इसी तरह से देखा, पहले तो हाइड्रोजन के लिए देखा, फिर मल्टी स्पीसीज के लिए भी देखा। द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो उन्होंने देखा जो मतलब मेन जो फ़र्क आ रहा है ना हाइड्रोजन या हाइड्रोजन में और में, तो वो क्या आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। जब न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, फिर ये इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा था, मगर ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव कर रहे थे, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो पूरी हो रही थी। तो ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ऑर्बिटल आर समवॉट कॉन्ट्रैक्टेड। अब और नॉर्मल सी बात है, जब ऑर्बिटल के बारे में आप पढ़ोगे SP-D-F, तो उनमें क्या होता है, किसी की ये शेप है, किसी की ऐसी शेप है, कुछ देखा होगा आपने, किसी की डबल शेप है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अट्रैक्शन था न्यूक्लियस के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल बंद है, तो ये क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड है, ये थोड़ा सा कम प्रोटेक्टेड है, ये कम प्रोटेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटेक्टेड मतलब निगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इसको जल्दी खींचेगा, इसको थोड़ा कम और इसको
थोड़ा ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। तो यही वो देख रहे थे। फर्दर एज यू शैल सी लेटर, जो बाद में देखोगे इन सब सेक्शन 2.6.3 2.6.4 में देखा है। अनलाइक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो अलग था क्योंकि हाइड्रोजन का सिंपल था, 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्ट खींच रहा था, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में भी, मतलब जहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, हुज एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटम नंबर, उसमें क्या था, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन है वो जो एनर्जी थी ना किस पर डिपेंड हो रही थी, क्वांटम नंबर पे डिपेंड थी। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर n एंड l। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें किस पे एनर्जी डिपेंड थी, n में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उन पे किस पे डिपेंड ऑन, क्वांटम नंबर n और l में डिपेंड थी। l क्या है, एजी, बोलो एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलो अब ये पढ़ते हैं, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर 2.6.1। तो ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल क्या है मुझे ये बता दो। क्वांटम नंबर तो आपको पता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है, फाइंडिंग जहाँ पे ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, जहाँ चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन एन एटम, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं किसी एटम में। क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल कैन बी, ये देखो ये ऑर्बिटल क्या है, ये एटम है, मान लो यहाँ कोई ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल क्या है, मैक्स, जहाँ पे क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है बच्चों, डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, साइज में डिफरेंट हैं वे ऑर्बिटल, मैंने बताया ये ऐसे है, कोई ऐसे है जो आगे आएंगे, कोई ऐसे है, ये एस है, ये पी है, ये डी है, आगे पढ़ेंगे। शेप में फ़र्क है एंड द ओरिएंटेशन में फ़र्क है। एंड ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये लाइन पढ़ो गौर से, ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज, छोटे साइज का जब ऑर्बिटल होगा इसका मतलब है देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, छोटे साइज का है तो इसका मतलब फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा है। सिमिलरली शेप, अगर शेप में की बात करें, एंड ओरिएंटेशन मीन्स दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन। अब शेप की पता चलेगी, ओरिएंटेशन की बात चलेगी, तो एग्जैक्ट तुम्हें मतलब काफ़ी हद तक सर्टेन डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर, तो एटॉमिक के ऑर्बिटल आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर के थ्रू तुम्हें काफ़ी चीज़ें ऑर्बिटल के बारे में पता चलेंगी। ईच ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर लेवल्ड एज NLM। जो ये यहाँ पे मान लो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है कोई, तो ये कैसे पता चल रहा है, ये क्वांटम नंबर ऑफ लेवल एज N, L एंड M, इनके थ्रू पता चल रहा है। चलो अब देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछें तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू n इजिकल टू 1 2 3 और ये बढ़ते रहेगा, सो ऑन। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो अब देखो, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दे, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हीलियम, लिथियम वगैरह आगे, प्लस प्लस ये आयन, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स, किसके पे डिपेंड करता है, n पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द शेल, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है शेल को, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। मान लो ये फर्स्ट है शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेड एंड आर गिवन बाय द n स्क्वायर। तो ये याद रहेगा कि कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, मान लो सेकंड शेल है, ठीक है, तो 2 हो गया, n इजिकल टू 2 हो गया, तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, n स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये लिखा हुआ है। ऑल द ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कॉन्स्टिट्यूएंट ए सिंगल शेल ऑफ एटम एंड आर रेस्पेक्टिवली द फॉलोइंग लेटर। ये कैसे शो करे गए हैं, n इक्वल टू 1 2 3 को क्या करा गया, 1 को बोला गया k, 2 को l, 3 को m, 4 को n, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में 9th वगैरह में।
साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल का जो साइज है वो बढ़ेगा, किससे बढ़ने से? जब प्रिंसिपल एन अगर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा। दूसरे वर्ड में कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लोकेटेड अवे, दूर पहुंचेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, उतना ही न्यूक्लियस से दूर पहुंचेगा। जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये है पास में, यहाँ मिलेगा तो और पास और थोड़ा सा दूर, और यहाँ मिल रहा है तो और दूर। सिंस एनर्जी रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड शिफ्टिंग अवे द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, अब एनर्जी तो चाहिए ही होगी ना, जब यहाँ जा रहा है फिर बाहर जा रहा है फिर और आगे जा रहा है। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एन। तो इन्होंने क्या कहा है? द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी विल इंक्रीज, बढ़ेगी जब इंक्रीज ऑफ एन, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऑर्बिटल की एनर्जी आगे को बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक मिनट एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस L को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। L दूसरा नेम क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इट डिफाइंस, ये क्या है? अब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन होगा? इट डिफाइंस द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल, 3D शेप है ऑर्बिटल की। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन एल कैन हैव एन वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1 तक। समझ में आ गया क्या कह रहा है ये? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन एल, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन एल कैन हैव एन वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, एल इजल टू 0 to n-1। अगर आपको दिया हुआ है कि एल की वैल्यू 3 है तो कितनी हो सकती, सॉरी एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती? 0 से n-1, यानी 3 - 1 बराबर 2, तो 0 1 2 ये हो सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। अब देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ l इज ओनली 0, n-1 है ना तो 0 ही आएगी। n इज इक्वल टू 2 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l कैन बी 0 and 1। n इक्वल टू 3 एक और हो जाएगी कम, 0 1 और 2। ईच शेल कंसिस्ट ऑफ 1 or more सब शेल और सब लेवल। द नंबर ऑफ सब शेल इन ए प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस है तो पहली शेल क्या हो गई? ये हो गई। सेकेंड शेल क्या हो गई? ये हो गई। थर्ड शेल क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, तो इन द फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1 देयर इज ओनली 1 सब शेल। तो उसमें कितनी सब शेल हैं? 1 सब शेल, विच कॉरस्पॉन्ड टू l इज इक्वल टू 1। तो n बराबर 1, l बराबर 0। ठीक है, देयर आर 2 सब शेल l इज इक्वल टू 0 and 1 इन द सेकेंड शेल। तो n इज इक्वल टू 2 और l की वैल्यू कितनी थी? 0 से n-1, तो n-1 2 माइनस है 1 1, तो 0 और 1। ठीक है, देर आर 2 सब शेल l इक्वल टू सेकेंड सब शेल हो गई 3। ठीक है, l इज इक्वल टू 0 1 2। इन थर्ड शेल की बात करें n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ईच सब शेल इज असाइन एन एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ईच जितने जो सब शेल है वो असाइन एन एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रही है। सब शेल कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ l आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। इनके थ्रू पता चल रही है। जैसे वैल्यू ऑफ l क्या है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही। तो इसको क्या बोलेंगे नोटेशन फॉर सब शेल? तो 0 S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G, 5 है तो H, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। टेबल 2.4 शोज द प्रिमाइसेबल वैल्यू ऑफ L फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पर्टिकुलर क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है L की, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सब शेल नोटेशन। तो देख लो n इक्वल टू 1 है तो L क्या है? 0। n इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू कितनी है? n से n-1, 0 से n-1, तो 0 तो होएगी। और n-1 2 के लिए क्या है? 2 - 1 1, तो 1। 3 के लिए क्या होगी?
3 के लिए क्या होगी 0 1 2, एक कम होनी चाहिए। 4 के लिए क्या होगी 0 1 2 3, ठीक है। तो 1 के लिए 0 1s हो गई, 2 के लिए 0 2s हो गई, 2 1 2p हो गई। 1 के लिए क्या होती p होती, 0 के लिए s होती है, 1 के लिए p होती है। ये 2 के लिए क्या होती है, 1 के लिए क्या होती है p होती है, 2 के लिए क्या होती है 3 और 2, है ना। n इजिकल टू यहाँ पर 3 और 0, n इजिकल टू 3 है, l इजिकल टू 0 है, तो 3s हो गई। n इजिकल टू 3 है और l इजिकल टू 1 है, तो s के बाद क्या आएगी p, 3p हो गई। n इजिकल टू 3 है और उसके बाद 2 है, तो s p d, तो क्या हो गई 3d, ठीक है। और ये क्या है सब शेल नोटेशन। और उसी तरह 4, ये रहा 4s 4b 4d 4f, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर एनी सब शेल डिफाइंड बाय l वैल्यू, 2l plus 1 value of m are possible and these value are given by, अब देखो m की वैल्यू क्या है 2l plus 1, याद रहेगा ये। फॉर एनी सब शेल डिफाइंड बाय l वैल्यू कितनी है 2l plus 1 वैल्यू फॉर m आर पॉसिबल एंड दीज वैल्यू आर गिवन बाय, अब देखो m की वैल्यू -l और क्या है -l प्लस 1, सॉरी -1 -l -2, यानी 0 1 आगे को l -2 l -1 l, ठीक है। अब देखो मैंने इसे ये जो बुक्स में लिखा हुआ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं आपको अब बताता हूँ क्या है पूरा प्रॉपर। तो बच्चों ये -l -1 फिर कोमा -l -2, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना, ये एनसीईआरटी की थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी होती है। तो कुछ नहीं, आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू कैसी होती है -l, ये देखो m से क्या है, m किससे बड़ी है -l से बड़ी है और +l से छोटी है, किसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक है ना। अब देखो आपको कैसे मैं बताता हूँ, पहले तो आप ये याद करो कि हमें क्या पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक तरह से आपको याद करो। पहले शेल है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो शेल है, शेल के अंदर क्या है सब शेल हैं जो L से दिखाई हुई हैं, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल हैं जो M से दिखाई हुई हैं, मतलब एक तरह से ओरिएंटेशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो M की वैल्यू किससे बड़ी है -l से बड़ी है और +l से छोटी है। अब देखो मान लो मैंने ये बनाई हुई है, तो l इजिकल टू 0 है 1 है 2 है और ये 3 है। तो l इजिकल टू 0 के लिए सब शेल कौन सी होती है s, और 1 के लिए क्या होती है p, और 2 के लिए क्या होती है d, और 3 के लिए क्या होती है f। अब अगर मैं बताऊं m की वैल्यू देखूं तो मैंने क्या बोला है -l से +l, तो -0 और +0 मतलब कि 0 ही है, एक ही बात है। अब ये क्या है 1 है, तो -l मतलब -1 फिर 0 और फिर +1। अब ये 2 है, 2 के लिए क्या हो गई -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। 3 के लिए क्या हो गया उसी तरह -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखो क्या हमें ये ऑर्बिटल पता चल रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो P में कितने हैं 3 ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। D में कितने हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये देखो 5 ऑर्बिटल, ये नाम, ठीक है, ठीक है। F में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। अब समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो तो ये सब यही दिया हुआ है एग्जाम्पल में, चलो थोड़ा सा देख लेना, ठीक। ये पढ़ते हैं 2.6.2 शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, नहीं है कोई भी पर्टिकुलर, इट इज़ सिंपली ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैथमेटिकली फंक्शन है। हाउ एवर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल
द प्लॉट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऑर्बिटल की, आर डिफरेंट, सब अलग अलग ही है। तो 2.1.2 ए सच गिव प्लॉट 1s n इजल टू 1 l इजल टू 0 के लिए, ठीक है, एंड 2s n इजल टू 2 और l इजल टू 0 के लिए, यही तो है ना वैल्यू ऑर्बिटल। अगर हम 2s की बात करें तो 2s का मतलब क्या है, l का 0 1 2, इसका क्या मतलब है, l का 0 का क्या मतलब है s, देन p, 2 का मतलब d, ठीक है, और n इजिकल टू क्या है, यहाँ पर ये 2 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ये, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने प्लॉट दिए हुए हैं, एक बार प्लॉट ये आप देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, देखो ये एक बार नज़रों में देख लो ये, ठीक है, ये दिया हुआ है इसका साई फंक्शन r कितनी दूरी पे कैसे है, और ये r के लिए, ठीक है, और इसको हम फर्स्ट स्टेप में नहीं समझा रहे आपको, एक बार बस नज़र मार लो कि प्लॉट ऑफ ए ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई r, ठीक है। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन का स्क्वायर एट ए पॉइंट गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। ये क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन का स्क्वायर की बात करें, एट ए पॉइंट गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो ये बता रहा है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड 1s एंड 2s ऑर्बिटल इज गिवन इन फिगर 2.12v। हेयर अगेन यू मे नोट दैट द कर्व फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर डिफरेंट। देख सकते हो 1s 2s का डिफरेंट है, ठीक है, 1s का और 2s का डिफरेंट दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। इट मे बी नोटेड दैट फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम। देख रहे हो, इट मे बी नोटेड दैट 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी मैक्सिमम है एट द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेज शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। अगर हम इससे दूर जाते हैं तो क्या होती है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कम होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड में 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना की डेंसिटी पहले डिक्रीज हो रही है और शार्पली टू 0 एंड अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंगली आफ्टर रीचिंग ए स्मॉल मैक्सिमा, ठीक है, आफ्टर रीचिंग स्मॉल मैक्सिमा पर इट डिक्रीजेज अगेन, फिर डिक्रीज हो जाती है एंड द अप्रोचेज 0 एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज फर्दर। जब आर जो है ना रेडियस बढ़ती है तो क्या होती है, इंक्रीज एज फर्दर अप्रोचेज 0, लगभग 0 मान लो। जब रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू 0, वो एरिया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की घट के कितनी हो गई है, 0, वो क्या कहलाता है, नोडल सरफेस और नोड्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नोड्स हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो चुकी है। आगे बताएंगे किस तरह क्वेश्चन आएगा। जनरली बोल सकते हैं हैड बीन फाउंड दैट ns ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स। अगर आपसे पूछे ns ऑर्बिटल में कितने हैं, इट हैज n-1 नोड्स, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या कह रहा है ये कि नोड दैट इज नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेज, उतने ही ज़्यादा नोड्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n इक्वल टू बढ़ रहे हैं तो नोड भी बढ़ेंगे। नोड कौन सी जगह होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, लगभग 0 है, ठीक है, याद रहेगा। चलो बच्चों, अब देखो, अब हम एक थोड़ा सा इसमें मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि हम थोड़ा सा गैप कर रहे हैं, जो हम सेकंड स्टेप सीरीज लाएंगे हम एनसीईआरटी की, उसमें बताएंगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ें बस गैप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 1-2 पेज हम गायब कर रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे। क्यों, आप पहली बार पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में समझते हैं। तो क्या है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोनली बाय द प्रिंसिपल, जो हाइड्रोजन एटम में बात करें
किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, n इक्वल टू 1 2 3 जो हमने पढ़ा था। थर्ड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज एज फॉलोज, मतलब कि 1s से बड़ी थी 2s की, और 2 सेकेंड शेल की, सेकेंड की तो सेम रहेगी ना, तो 2s की इक्वल है 2p के, ठीक है, और 3s 3p 3d की सेम है, फिर उसके बाद 4 की है, ठीक है। तो यानी कि n जैसे जैसे बढ़ता है और एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है, याद रहेगा। किसके लिए था ये, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए, एंड इज डिपिक्टेड फिगर 2.16। ऑल्दो द शेप ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल, वैसे 2s और 2p की ऑर्बिटल की तो शेप डिफरेंट है ना भाई, s की ऐसे होती है, p की ऐसे होती है ना। एन इलेक्ट्रॉन हैज द सेम एनर्जी व्हेन इट इज इन द 2s ऑर्बिटल एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल, मगर 2s में है या 2p में है, होगी सेम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि n पे डिपेंड करती क्वांटम नंबर, ठीक है। द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट। आपसे पूछे डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम एनर्जी, ठीक है बच्चों। द 1s ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम एज सेड अर्लियर, पहले बताया गया, कॉरस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल कंडीशन एंड इज कॉल्ड द, जो 1s है ना ऑर्बिटल, मोस्ट सुटेबल अपना स्टेबल कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। एंड एन इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन दिस ऑर्बिटल इज मोस्ट स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और ये जो 1s ऑर्बिटल है ना, ये न्यूक्लियस से भी अच्छे से बंधा हुआ है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन 2s 2p और हायर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, जो है 2s 2p में है या उससे ऊपर है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एक्साइटेड स्टेट है वो, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो ये बताई हुई भी है ना, अगर हम बात करें ए की और बी की। चलो अब जैसे ए में 1s है, फिर 2s 2p की समान है, 3s 3p और 3d की इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द फ्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल। ए जो बताया वो हाइड्रोजन एटम के लिए और बी है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए। तो ये क्या है, मल्टी, इसमें क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, और ये क्या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो बच्चों, चलो अब ये पढ़ते हैं यहाँ से। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम कोई भी कैल्शियम वगैरह, उनमें हाइड्रोजन की तरह नहीं होता, डिपेंड नॉट ओनली इट्स, वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एल पे डिपेंड नहीं करते, बट आल्सो ऑन इट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब एल पे भी डिपेंड करते हैं सब शेल। दैट इज फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, एस पी डी एफ ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी, अलग अलग एनर्जी होती है। विद इन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, अगर ए की क्वांटम नंबर की बात करें, मान लो 3 की बात कर रहे हैं या 2 की बात कर रहे हैं, मान लो n=2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एनर्जी फर्क आता है। ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या, एस पी डी एंड एफ, एस से ज़्यादा पी की, पी से ज़्यादा डी की, डी से ज़्यादा एफ की, जैसे 1 से ज़्यादा किसकी, 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरह से, ठीक है। फॉर हायर एनर्जी लेवल, ज़्यादा एनर्जी लेवल के लिए, दीज डिफरेंसेज आर सफिशिएंटली प्रोनाउंस एंड स्टैगरिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी में रिजल्ट। जैसे अब कई बार क्या है, कुछ रीज़न की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा अब आनी शुरू होगी एक्सेप्शन की, 4s से ज़्यादा किसकी होती, 3d की, ठीक है। क्यों, स्टेबिलिटी की वजह से, रीजन उसका स्टेबिलिटी है, वो आगे हम समझेंगे। एंड 6s से ज़्यादा 5d की है, 4f से ज़्यादा 6p की है। द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जी ऑफ द सबशेल इज द म्यूचुअल रिपल्शन एमंग द इलेक्ट्रॉन। देखो जब तुम ऐसे जा रहे हो ना, तो ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी हो रहा है। अगर ये आप सोच रहे हो अट्रैक्शन हो रहा है, मान लो न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है, ठीक है बच्चों। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इज द अट्रैक्शन बिटवीन द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो देखो, ये देखो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस
देयर आर रिपल्शन टर्म बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन टर्म भी है, मतलब निगेटिव निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, रिपल्सन ही तो करेंगे, अट्रैक्ट तो पॉजिटिव और निगेटिव करते हैं, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस का, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल जो भी होंगी या शेल बाहर की, एंड अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। Thus the stability of an electron in a multi-electron atom is because total attractive interaction। तो क्या है जो स्टेबिलिटी आएगी वो किस लिए आएगी, पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो क्या आ रहा है, तो एक तरह से स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है मल्टी इलेक्ट्रॉन में, टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, कितना टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, टोटल मतलब कि कुछ घटेगा ना, निगेटिव निगेटिव घटाएंगे भी, तो टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कितना है, आर मोर देन द रिपल्सिव इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब ये अट्रैक्शन वाला ज़्यादा होना चाहिए रिपल्सिव से, ऐसे समझ लो। इन जनरल में बोला जा सकता है रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विद द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब रिपल्सिव पैरामीटर भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इंक्रीजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल में, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, द इफेक्ट विल बी लोवर्ड, इफेक्ट क्या होगा, कम भी हो सकता है, ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियर बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होंगे तो पॉजिटिव, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है पॉजिटिव और निगेटिव, और ये भी रिपल्शन हो रहे हैं, तो कम ताकत से ये अट्रैक्ट कर पाएगा। दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ये शील्ड की तरह काम कर रहा ना, इसको तो ये ज़्यादा खींच रहा था, इस वालों को ये न्यूक्लियस ज़्यादा खींच रहा था, लेकिन इसने क्या किया, एक तरह से शील्ड हो बना दी, मतलब ये भी रिपल्सन करने लगा। एंड द न्यूक्लियर बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर के शेल इलेक्ट्रॉन के वजह से शील्डिंग हो गई। एंड द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन जो फील करेगा पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट, उसे क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव इसको टर्म दी गई है मतलब। ठीक है।